हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक कॉपी, नोट कॉपी और पेन लेकर के आप लोग सभी लोग बैठ जाएं। बच्चों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको दो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको मैंने बताया था। और आप लोगों से भी जो मैंने क्वेश्चंस की थी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आज जो तीसरा टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। ज़्यादातर जनरली ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो है ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तीसरा टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान जो विदेशी व्यापार था भारत का वो कैसा था। बच्चों, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम लोगों को ये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, प्री कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। बच्चों, प्री कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनियल पीरियड के पहले, यानी कि बिफोर ब्रिटिश रूल, एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है आफ्टर ब्रिटिश रूल। बच्चों, जैसा कि आपने हिस्ट्री में भी, अपने इतिहास में भी पढ़े होंगे कि जब अंग्रेज़ भारत नहीं आए थे, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। हमारे भारत का जो विदेशी व्यापार था वो विदेशों में बहुत ही विख्यात था। ठीक है। और भारतवर्ष अपने बेशकीमती जो 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 ज्वेलरी का वर्क होता है, वुडन क्राफ्ट वर्क होता है, सिल्क का जो सिल्क के जो कपड़े होते थे, कॉटन के जो कपड़े होते थे, फाइन कॉटन के, उसके व्यापार के लिए भारत जाना जाता था। तो लेकिन जब ब्रिटिश आए उसके बाद से ये जो ट्रेड है ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी के जरिए भारत का जो अपना, जिसमें भारत सक्षम था, वो व्यापार पूरी तरह से भारत का जो है वो विध्वंस कर दिया विदेशियों ने। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंसेंट टाइम, यानी कि प्राचीन समय से ही भारत विदेशी व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित या बोलिए तो एक तरह से महानता प्राप्त कर चुका था। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्राउट एन एंड टू इट, लेकिन अंग्रेजी शासन जब भारत में आया, जब भारत में अंग्रेज़ों ने आए, तो भारत की जो प्रतिष्ठा थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। बच्चों, इंडिया वॉज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन एंड गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रीसियस स्टोन्स। अंग्रेज़ों से आने से पहले भारत अपने फिनिश गुड्स के बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता था। भारत उस समय फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क्स और प्रीसियस स्टोन्स का व्यापार करता था विदेशी वर्ल्ड के साथ। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली। यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। अंग्रेज़ों से आने से पहले भारत जो है फिनिश गुड्स, यानी कि एकदम कम्प्लीटली तैयार किया हुआ गुड्स जैसे कि सिल्क है, टेक्सटाइल है, ये एक्सपोर्ट करता था। बट आफ्टर ब्रिटिश रूल, इंडिया कन्वर्टेड इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड थी बिफोर कॉलोनियल पीरियड, अब जो है आफ्टर कॉलोनियल पीरियड में, विद इन कॉलोनियल पीरियड क्या हो गया कि पूरी स्ट्रेटजी इंडिया की चेंज हो गई। ठीक है ना। तो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ इट वाज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परसुएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे ये बात हम लोगों को समझना होगा
कि भारत की जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भारत का फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पहला पॉइंट है। Owing to the colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw material and primary product like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. On the other hand, it became net importer of finished goods produced by the British industry. Our import included cotton, silk, woolen cloths, besides several types of capital goods produced in the England. Composition of export and import reflected utter backward of the Indian economy. बच्चों, इसका मतलब यह है कि इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडिया जो है रॉ मटेरियल का जो है नेट एक्सपोर्टर बन गया, और जो जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट थे उनके भी नेट एक्सपोर्टर, जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट में है शुगर है, जूट है, ये सब हमारे देश से निर्यात किए जाते थे विदेश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनली इन ब्रिटेन। ज़्यादातर उस समय व्यापार हमारा जो है ब्रिटेन के साथ होता था, क्योंकि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ऑन अदर हैंड इट बिकम द नेट इम्पोर्टर। हम लोग आयात क्या करते थे, तो हम लोग फिनिश गुड्स का आयात करते थे, जैसे कि जो गुड्स ब्रिटिश इंडस्ट्री में बनती थी, जो गुड्स ब्रिटेन में बनाए जाते थे, जैसे कि आपका जो है कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ, जो पहले इंडिया में बनता था वही चीज़ अब ब्रिटेन में बनता था, बन रहा था, और अब उससे हम लोग क्या करते थे, आयात करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। यही चीज़ उल्टा था, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले जिन चीज़ों का हम निर्यात करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद अब उन्हीं वस्तुओं का हम लोग इंपोर्ट करने लगे। इंडिया इंपोर्ट करने लगा, कहाँ से, वो भी ओनली ब्रिटेन से। जहाँ पे कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होना चाहिए था, उस समय में हम लोगों ने जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में जो गुड्स बनते थे उन्हीं का हम लोग को इंडियन इकोनॉमी में क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो नया कंपोजिशन बना, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इंडियन इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था थी, वो धीरे धीरे बैकवर्ड होने लगी। हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड नहीं थी, लेकिन आफ्टर ब्रिटिश, मतलब जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जिससे इंडिया के जो इकोनॉमी थे, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी ना, उसका वो कमर तोड़ दिया, समझिए तो, ठीक ना। आवर इकोनॉमी बिकम बैकवर्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो you have to understand this. Now the second observation is monopoly control of Indian foreign trade। यानी कि मोनोपोली कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का था, ठीक ना। ब्रिटिशों ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था। देखिए इसमें क्या है, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट नॉट ओनली इन कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बट आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब यह है कि देयर वाज ए शिफ्ट नॉट ओनली इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बट आल्सो इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड का जो कंपोजिशन था और जो डायरेक्शन था, मतलब इंडिया का जो इंडियन इकोनॉमी का जो व्यापार, जो ट्रेड होता था अन्य दूसरे देशों के साथ, वो भी सारा कुछ शिफ्ट हो गया। मतलब सिंस इंडिया वाज बीइंग रूल्ड एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री बिकेम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत गुलाम हो चुका था अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए पूरा इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरी तरह से किसके नियंत्रण में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में था। बच्चों, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन।
मतलब आप समझ जाइए कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा वो कहाँ से डायरेक्ट किया जाता था? ग्रेट ब्रिटेन से। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, more than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain, while export of primary products from India supplied input to British industry. बच्चों जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे जैसे कि सिल्क वगैरह था, चाहे वो जो नील कहते हैं, जूट कहते हैं, ये सब जो है हमारे इंडिया से सप्लाई किया जाता था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। किसके लिए? ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज इट बिकम्स दीज ऑल आर द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइड ए ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो इसके बदले में हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे? तो वही ब्रिटिश इंडस्ट्री में बनाया हुआ जो फिनिश गुड्स था, उसी गुड्स का हम लोग यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। तो इट विल प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। जरा सोचिए कि यहाँ से ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स क्या करती थी कि उसको लो कॉस्ट में लेती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देती थी, और उसको प्रोसेस करके जो फिनिश गुड्स बनाया जाता था, उस फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में। तो ये मार्केट किसका बन रहा है यहाँ पे इंडिया में? ब्रिटिश इंडस्ट्री का। So this is the effect of monopoly control of India's foreign trade by the British government. It provide a huge market to British industry in India during that time. Now third point is surplus trade but only to benefit Britishers. बच्चों सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, इसका मतलब यह हुआ कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस था। इसका मतलब होता है जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एंट्री करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो हमेशा सरप्लस में रहता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि देयर वाज एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, यानी कि इंडिया से इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, ये याद रखिएगा। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। ट्रेड हमारा सरप्लस था लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलता था? दिस बेनिफिट वाज ओनली गोज टू ब्रिटिशर्स, नॉट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, नॉट फॉर द इंडियन पीपल। सो सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश regime, our export exceeded over import. It implied a surplus of balance of trade, but this surplus was owing to largely to the export of primary goods. बच्चों उस समय हमारे इंडिया में जितने भी प्राइमरी गुड्स थे, ठीक ना, नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स, प्राइमरी गुड्स में जैसे कि आपका जो फार्म प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जितने भी थे, उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक ना, इन रिस्पॉन्स टू इम्पोर्ट। तो दैट वाज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बिकॉज अगर ये प्राइमरी गुड्स जो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था उसका इस्तेमाल उस समय अगर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए किया जाता तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही मजबूत हो जाता, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती उस दौरान। लेकिन वो सारे रॉ मटेरियल जा कहाँ रहे थे, वो सारे प्राइमरी गुड्स जा कहाँ रहे थे? हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में उसका उपयोग किया जाता था। तो डेवलपमेंट हमारा जो था वो रॉ मटेरियल था, और हमारे रॉ मटेरियल से वो लोग अपना डेवलपमेंट करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस समय जो फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस ट्रेड था। स्टिल वर्ड्स वाज द फैक्ट दैट द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बच्चों जो भी ट्रेड सरप्लस था उसका इस्तेमाल अपने देश के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए नहीं किया जाता था। इंस्टीड इट वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया।
जो भी सरप्लस होता था इसका इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज करती थी। समझ में आया? ट्रेड सरप्लस जो भी होता था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, तो उस सरप्लस का इस्तेमाल हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि उस सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब कि जो भारत में वो लोग शासन करते थे तो उसमें जो खर्च आता था उसके लिए वो लोग करते थे। दिस इम्प्लाइड दैट द सरप्लस जनरेटेड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज नॉट यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक ना? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी सरप्लस होता था उसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होता था। यदि वही सरप्लस का इस्तेमाल इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट करता तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा ग्रो करता। बट वाज स्पेंट टू इन्हेंस कॉलोनियल pursuits of the British government. Accordingly, there was a huge drain of wealth from India. This only compounded backwardness of the economy, Indian economy. हमारे इंडिया में जो भी रिसोर्सेज थे, वो हमारे वेल्थ थे इकोनॉमी के, वो सारे वेल्थ कहाँ चले गए? एज ए रॉ मटेरियल, एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट चले गए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, और ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका हुआ। और जो भी सरप्लस हुआ उसका इस्तेमाल ब्रिटिश ने एज ए इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं किया, बल्कि उस सरप्लस का इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए किया, जिस वजह से हमारा जो, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारा जो खजाना है, जो भी हमारा वेल्थ था वो ड्रेन हो गया, मतलब खाली हो गया, भारत का जो भी ड्रेन था। तो ये किसके, दिस ओनली कंपाउंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही पीछे चली गई थी। तो बच्चों ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे समझने के लिए कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। तो आप लोग इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन तीनों टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इसमें और भी अगर शॉर्ट में समझना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। Now see here foreign trade under the British rule, ancient time and British rule. In ancient time, India was a net exporter of finished goods and importer of raw material. यानी कि प्राचीन समय में भारत जो था फिनिश गुड्स का एक जो है नेट एक्सपोर्टर था, और इम्पोर्टर किसका था? रॉ मटेरियल का। लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल इट बिकम चेंज एंड इंडिया बिकम्स नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और पहले क्या था? इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और अब क्या हो गया? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में कितना डिफरेंसेस हैं। जहाँ पे ये फिनिश्ड गुड्स का जो था वो नेट इंपोर्टर था, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल का नेट इंपोर्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप लोग, तो बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दूसरा क्या था? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ठीक है ना? मतलब इसका हुआ कि जितना भी इंपोर्ट इंडिया में होता था वो कहाँ से होता था? ब्रिटेन से होता था, और एक्सपोर्ट अगर किया जाता था इंडिया से तो किसको किया जाता था? ब्रिटेन को किया जाता था। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। धन्यवाद।